KR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं खगेश सर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का एक बहुत ही ज़रूरी लेसन भाषा और व्याकरण। तो क्लास 12th के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का लेसन। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सीधे लेसन आप तक पहुंच सके। तो आज देखते हैं इस लेसन में अध्याय 1 भाषा और व्याकरण। तो इस लेसन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं इसको देखते हैं। तो भाषा में सबसे पहले हम देखेंगे भाषा की परिभाषा और भाषा कितने प्रकार के होते हैं इसको देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण की परिभाषा, और देखेंगे व्याकरण के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। इसके अलावे हम इस लेसन में सीखने जा रहे हैं कि व्याकरण के महत्व और कुछ प्रश्न उत्तर। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। भाषा की परिभाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है। यदि सरल शब्दों में देखें तो विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन भाषा है। अर्थात ये भाषा जो है ये माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा, अब यहाँ एक शब्द आ गया है अभिव्यक्ति, ये आपको परेशान करेगा। इसको देखते हैं, ये अभिव्यक्ति किसको कहते हैं। ठीक है, तो अभिव्यक्ति जब कोई व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों को दूसरे के सामने व्यक्त करता है तो उसे अभिव्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों को दूसरे के सामने प्रकट करता है। ठीक है, तो ये हमारा था भाषा की परिभाषा। अब देखते हैं हम भाषा के भेद। भेद अर्थात प्रकार देखते हैं भाषा के, कौन कौन से भेद हैं। तो यहाँ पर देखते हैं भाषा को कई आधारों पर बांटा गया है, अलग अलग आधारों पर बांटा गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं रूप के आधार पर। रूप के आधार पर भाषा के जो भेद है इसको देखते हैं। इसमें आता है बोली, लिखित भाषा। ठीक है, और प्रयोग के आधार पर यदि भाषा के भेद देखें तो प्रयोग के आधार पर क्या होगा, बोलचाल की भाषा और साहित्यिक भाषा। उत्पत्ति के आधार पर यदि देखें तो प्राकृतिक भाषा और कृत्रिम भाषा। संरचना के आधार पर यदि देखें ध्वन्यात्मक भाषा और संकेतात्मक भाषा। ठीक है, ध्वन्यात्मक और संकेतात्मक भाषा। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं भाषा की क्या विशेषताएं हैं। भाषा की विशेषता, तो यह ध्वनि और लिपि पर आधारित होता है। कहा जाता है भाषा जो है ध्वनि और लिपि पर आधारित होता है। यह समाज में प्रयोग से विकसित होता है। अर्थात भाषा जो है समाज में प्रयोग से ही ये विकसित होती है। यह विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन है। अभिव्यक्ति आपको बता ही दिए। यह जीवित और सतत परिवर्तनशील है। जीवित और सतत परिवर्तनशील है क्या, भाषा। अब अगले भाग में हम देखते हैं, बी भाग में हम देखेंगे कि व्याकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण वह विज्ञान है जिसमें भाषा के शुद्ध और व्यवस्थित रूपों का अध्ययन किया जाता है। यदि सरल शब्दों में समझे हम
तो कहता है भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने की विद्या क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। ठीक है, ये हमारा था व्याकरण की परिभाषा। आगे देखते हैं कि व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं। व्याकरण के अंग, वर्ण विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें वर्ण, स्वर, व्यंजन और संधि, इसको पढ़ते हैं। सभी का लेसन एक एक करके हम लाएंगे। वर्ण विचार का भी लेसन आएगा, शब्द विचार, रूप विचार और वाक्य विचार, सभी का अलग अलग लेसन हम लाएंगे। शब्द विचार, इसमें शब्द, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, इसी के साथ हम लोग शब्द विचार में पढ़ेंगे। रूप विचार, लिंग, वचन, कारक और क्रियारूप। वाक्य विचार, वाक्य की शुद्धि और वाक्य भेद को पढ़ेंगे वाक्य विचार में। ठीक है, और यदि व्याकरण के महत्व का बात करें, व्याकरण का महत्व, व्याकरण का क्या महत्व है? तो व्याकरण का महत्व क्या है? भाषा को शुद्ध करना। ठीक है, व्याकरण भाषा को शुद्ध करता है, शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखाना सिखाता है। भाषा को व्यवस्थित करना, अर्थात भाषा के नियम स्पष्ट करता है। व्याकरण भाषा को प्रभावी बनाता है। ये भाषा को प्रभावी कौन बनाता है? तो व्याकरण बनाता है। क्यों? कि व्याकरण जो है ये हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाता है, अर्थात सही प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बनती है। अभिव्यक्ति को सुगम बनाना, अभिव्यक्ति को सुगम, अभिव्यक्ति आपको बताए कि एक अपने विचारों, भावनाओं को जो हम दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, ठीक है, यदि उसमें व्याकरण शामिल है तो वह बहुत ही रोचक होगा, कर्णप्रिय होगा। विचारों को सरलता से हम प्रकट करने में सहायक, मददगार होगा। ये विद्यार्थियों के लिए आवश्यक, अब देखिए विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में, निबंध लिखने में, पत्र आदि में शुद्ध भाषा का प्रयोग करने में कौन मदद करता है? तो व्याकरण मदद करता है। आगे देखते हैं। साहित्यकारों के लिए आवश्यक, साहित्यकारों के लिए आवश्यक सृजन और लेखन को सुंदर बनाने हेतु, जो साहित्यकार हैं उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है व्याकरण। क्योंकि जो साहित्यकार हैं तो वे जो अपनी रचनाएं लिखते हैं तो उसमें भाषा का और व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि जब तक भाषा नहीं देगा तो वह क्या होगा? सुंदर बनाने हेतु, सृजन और लेखन को सुंदर बनाता है, ताकि वह जो पाठक पढ़ता है उसे पढ़ने में आनंद आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। आगे देखते हैं, आगे हम कुछ प्रश्न उत्तर लेते हैं इसी से संबंधित। तो हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की परिभाषा दीजिए और उसकी विशेषता को स्पष्ट करिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम्स में आते हैं प्रश्न। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, भाषा विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन है। इसकी विशेषता क्या है? ध्वनि और लिपि पर यह आधारित है। अभी हम लोगों ने देखा, समाज में प्रयोग से विकसित होता है, विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति करती है, यह जीवित और परिवर्तनशील है। भाषा और बोली में क्या अंतर है? अगला प्रश्न हमारा आ रहा है यहाँ कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। क्या आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं तो मिला ही होगा एग्जाम में, और प्रश्न ये बराबर पूछे जाते हैं। तो आप इसको देखिए, भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो बोली क्षेत्र विशेष की भाषा है, जबकि भाषा व्यापक प्रयोग की जाती है। बोली जो है किसी विशेष क्षेत्र की भाषा है, लेकिन भाषा जो है ये व्यापक बोली जाती है। बोली और भाषा में देखिए, बोली प्रायः मौखिक होती है, भाषा का साहित्यिक व लिखित रूप में भी होता है।
बोली छोटे दायरे में है, भाषा बड़े दायरे में बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। भाषा के भेद लिखकर व्याख्या कीजिए। उत्तर देखते हैं। भाषा रूप के आधार पर बोली लिखित भाषा, पहले भी हम लोगों ने देखा था। प्रयोग के आधार पर बोलचाल की भाषा साहित्यिक भाषा, और उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक भाषा कृत्रिम भाषा, और रचना के आधार पर ध्वन्यात्मक भाषा और संकेतात्मक भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं बोली और साहित्यिक भाषा में क्या अंतर है। तो बोली सामान्य रचना में प्रयुक्त होती है, साहित्यिक भाषा साहित्य और औपचारिक कार्यों में। ठीक है, बोली में व्याकरणिक शुद्धता आवश्यक नहीं है, लेकिन साहित्यिक भाषा शुद्ध और मानक होती है। अगला सवाल लेते हैं, प्रश्न लेते हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम भाषा में क्या भेद है, अंतर क्या है, इसको देखते हैं। प्राकृतिक भाषा स्वतः विकसित होती है, जैसे हिंदी संस्कृत आदि। कृत्रिम भाषा विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, हाँ, ये सब चीज़ बनाई जाती है। अब अगला देखते हैं हम, संकेतात्मक और ध्वन्यात्मक भाषा का अंतर। ध्वन्यात्मक भाषा ध्वनि पर आधारित, जैसे हिंदी अंग्रेजी। संकेतात्मक भाषा चिन्हों और इशारों से, जैसे यातायात चिन्ह। और देखते हैं भाषा को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है, ये भी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखें। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप देखें कि भाषा को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है। उत्तर, भाषा में समाज की संस्कृति, रीति रिवाज, विचार और जीवन शैली झलकती है, अतः भाषा समाज का दर्पण कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। यह है, भाषा के विकास में समाज की क्या भूमिका है। उत्तर, समाज भाषा का उपयोग करता है और नए शब्द गढ़ता है। प्रयोग से भाषा जीवित रहती है और बदलती रहती है। समाज की भाषा को विकसित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। भाषा के बिना मनुष्य का जीवन। तो भाषा न तो संचार असंभव हो जाएगा। भाषा न हो तो, भाषा यदि नहीं हो तो संचार असंभव हो जाएगा। ज्ञान का आदान प्रदान, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान सब रुक जाएंगे। अगला, व्याकरण किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों है। व्याकरण की आवश्यकता हमें क्यों है। तो भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने की विद्या व्याकरण कहलाती है। इसकी आवश्यकता क्यों है, शुद्धता लाता है ये। ठीक है, इसके बाद व्यवस्थित प्रयोग कराता है, भाषा को प्रभावी बनाता है। अगला प्रश्न, व्याकरण को भाषा का विज्ञान क्यों कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप देखें। क्योंकि व्याकरण भाषा के सभी अंगों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और उसके नियम निर्धारित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं कि व्याकरण के अंगों की व्याख्या करें। व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं, तो हम लोग देखे थे कि वर्ण विचार, शब्द विचार, रूप विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्ण, स्वर, व्यंजन, संधि, ये सब। शब्द विचार में शब्द, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। रूप विचार लिंग, वचन, कारक, क्रिया। वाक्य विचार वाक्य भेद और शुद्धि। और प्रश्न लेते हैं, देखिए यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बराबर ये सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न आते हैं, उन्हीं को हमने शामिल किया है, तो इसको आप जरूर देख लें। व्याकरण विद्यार्थियों के जीवन में क्यों आवश्यक है। व्याकरण विद्यार्थियों के जीवन में क्यों आवश्यक है। उत्तर यदि देखें इसका, यह भाषा को शुद्ध करता है, परीक्षा, निबंध, पद आदि में
सहायता करता है, विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता देता है। अगला प्रश्न लेते हैं, व्याकरण और भाषा का संबंध कैसा है दोनों में? व्याकरण और भाषा में कैसा संबंध है? भाषा बिना व्याकरण के अव्यवस्थित है और व्याकरण बिना भाषा के निरर्थक। ठीक है, दोनों का संबंध कैसा है? शरीर और आत्मा की तरह संबंध है दोनों, व्याकरण और भाषा में। एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। भाषा को सतत परिवर्तनशील क्यों कहा जाता है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है प्रश्न। समाज के बदलने से शब्द बदलते हैं, समय के साथ भाषा में नए शब्द जुड़ते हैं और पुराने लुप्त हो जाते हैं। अगला सवाल, अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय भाषाओं की विविधता। उत्तर, भारत में अनेक भाषाएं हैं, हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु आदि। प्रत्येक भाषा की अपनी बोलियां और साहित्यिक परंपरा है। ठीक है, अगला देखते हैं, हिंदी भाषा का महत्व और विशेषताएं क्या क्या हैं? इसको देखिए, यह भारत की राजभाषा है। ठीक है, हिंदी जो भाषा है ये भारत की राजभाषा है। संपर्क भाषा के रूप में पूरे देश में प्रयुक्त होती है। ठीक है, इसकी समृद्ध साहित्यिक परंपरा है। अगला सवाल प्रश्न देखते हैं, हिंदी की प्रमुख बोलियों का परिचय। हिंदी की प्रमुख बोलियां ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, राजस्थानी आदि। ये आपको बहुत बार पूछा गया है। किसमें? वैकल्पिक प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया है। ठीक है, साहित्यिक भाषा की क्या विशेषताएं हैं? साहित्यिक भाषा शुद्ध और मानक रूप, व्याकरणिक दृष्टि से सही, साहित्यिक रचना और औपचारिक प्रयोग में प्रयुक्त। और अभी तक यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको अच्छा लगे लेसन तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे भी आपको लेसन ये मिलेगा एक एक करके। ठीक है, अभी हमने बताया था आपको व्याकरण के बिना भाषा की क्या कठिनाई। तो भाषा अशुद्ध हो जाएगी। देखिए, व्याकरण नहीं रहेगा तो भाषा का क्या हाल होगा? भाषा अशुद्ध हो जाएगी, संचार अस्पष्ट होगा, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाएगा, साहित्य और शिक्षा प्रभावित हो जाएंगे। किसके बिना? व्याकरण के बिना। इसीलिए तो दोनों में संबंध बताया गया, एक दूसरे में जो शरीर और आत्मा का संबंध है। भाषा की शुद्धता क्यों आवश्यक है? शुद्ध भाषा से विचारों की सही अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, अशुद्ध भाषा से अर्थ बदल जाता है और भ्रम पैदा करता है। इसीलिए देखिए, ये तो आपको पता ही होगा। प्रश्न लेते हैं, बोली भाषा और साहित्यिक भाषा का संबंध। तीनों में संबंध बताइए, बोली भाषा और साहित्यिक भाषा में। तो बोली से भाषा विकसित होती है। देखिए, बोली से भाषा विकसित होती है और भाषा से साहित्यिक भाषा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, व्याकरण साहित्यकारों के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि व्याकरण से क्या होता है? शुद्ध लेखन के लिए साहित्यकारों को जरूरत है व्याकरण का। सुंदर और प्रभावी साहित्य रचना के लिए, पाठक तक सही संदेश पहुंचाने के लिए किसका जरूरी है? व्याकरण का। व्याकरण यदि नहीं हो तो ये सब नहीं होगा। भाषा के प्रयोग में अशुद्धियां कैसे आती है और उन्हें कैसे दूर करें? तो इसको देखते हैं। अशुद्धियां गलत उच्चारण, वर्तनी त्रुटि, व्याकरणिक त्रुटि। और इसका निवारण क्या है? नियमित अभ्यास करिए, शब्दकोश का प्रयोग करिए और व्याकरण का अध्ययन करिए।
तो ये दूर हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट हमारा जो प्रश्न है, भाषा और संस्कृति का संबंध। भाषा और संस्कृति में कैसा संबंध है? संस्कृति में भाषा संस्कृति की संवाहक है। संवाहक आप समझते हैं। संस्कृति का संरक्षण और प्रसार भाषा के माध्यम से ही होता है। भाषा और संस्कृति अविभाज्य है। तो इस तरह से हम लेसन को यहाँ पर एंड करते हैं। लेसन यदि आपको कुछ भी अच्छा लगे और यदि आप एंड तक देखे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, ताकि नेक्स्ट लेसन आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।